नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले इस बात का ऐलान किया कि पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। वाजपेयी और नानाजी देशमुख के बाद 96 साल के आडवाणी बीजेपी के तीसरे नेता हैं जिन्हें ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जा रहा है। आडवाणी इस सम्मान को पाकर गदगद हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित किया और ये सम्मान उन्हें देश का शुक्रगुजार बनाता है। आज देश ने अपने एक महान सपूत पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया है। मैं लाल कृष्ण आडवाणी ईश्वर की शपथ लेता हूं। भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को मिला सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न उनके 7 दशक से भी ज्यादा लंबे राजनीतिक अनुभवों का सम्मान है। आडवाणी को मिला भारत रत्न उस विरासत का सम्मान है जिसमें राजनीतिक मतभेद कभी मनभेद में नहीं बदलते। आडवाणी को मिला भारत रत्न उस रामर्थी की प्रतिष्ठा है जिन्होंने राम मंदिर के आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया था और उस प्रताप की छाया तले बने राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। आडवाणी को मिला भारत रत्न उस ईमानदारी की इज्जत है जिनके सफेद दामन को हवाला की कालिख काला नहीं कर पाई। और आडवाणी को मिला भारत रत्न उस प्रतिभाशाली नई पीढ़ी को तैयार करने का इनाम है जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। आदरणीय आडवाणी जी ने देश की जो सेवा की है वो अप्रतिम है। आडवाणी जी का ये सम्मान इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन खपाने वालों को राष्ट्र कभी भुलाता नहीं है। मैं आदरणीय आडवाणी जी के दीर्घायु होने की कामना करता हूं। जिंदगी के 96 वसंत देख चुके लाल कृष्ण आडवाणी ने राजनीति में न जाने कितने पतझड़ देखे, लेकिन उन पतझड़ों के बीच भी उम्मीदों का वसंत हमेशा जिंदा रखा। उसी का नतीजा है कि जो बीजेपी कभी 2 सीटों पर सिमट गई थी वो पूर्ण बहुमत के साथ 2 बार से देश की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चला रही है। इसीलिए उनको भारत रत्न मिलने पर बधाइयों का तांता लग गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर दूसरे तमाम नेता आडवाणी को मिले इस सम्मान में गौरव का नया एहसास पा रहे थे। हमारे प्रेरणा स्त्रोत्र लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से गौरवान्वित करना ये पूरे देश के लिए और हम सब के लिए बहुत गौरव का क्षण है। आडवाणी जी ने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए और समाज के लिए समर्पित किया। उनके जीवन की शुरुआत से ही संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित किया था। भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में अटल जी और आडवाणी जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। आडवाणी जी जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एक बहुत बड़े योद्धा हैं और जिन्होंने कि तमाम संकट के समय, कंटक के समय, तमाम समस्याओं के समय और तमाम परेशानियों को झेलते हुए और देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ध्वज फहराया। हिंदुस्तान की राजनीति में जोड़ियां अक्सर बन जाती हैं जो खूब दौड़ती हैं, लेकिन जिस जोड़ी का नाम बड़े आदर से लिया जाता है उनमें अटल आडवाणी की जोड़ी है। जनसंघ से लेकर जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तक तमाम उत्थान पतन के बीच एक ही बात अस्थायी रही कि इस जोड़ी में दरार नहीं आई। 2014 में वाजपेयी को भारत रत्न मिला था, 2024 में आडवाणी को मिला। बहुत खुशी है मुझे भी पूरे परिवार को कि दादा को इतना बड़ा सम्मान, देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। दादा बहुत खुश हैं। मैंने जब दादा को बताया, मुझे पता लगा और मैंने दादा को बताया तो वो बहुत ही खुश थे और उन्होंने यही चीज बोली कि जीवन में उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया। इसके लिए वो बहुत
खुशगुजार हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं। My family and me are extremely delighted on this new development. I would like to thank the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for conferring this award on my father. जिस वक्त बीजेपी भारतीय राजनीति में अछूत पार्टी मानी जाती थी, उस वक्त उसे दूसरे दलों के साथ जोड़ने में आडवाणी की अहम भूमिका रही। उनके नेतृत्व का कायल नीतीश कुमार से लेकर चंद्रबाबू नायडू तक रहे। आज सभी उनको बधाई दे रहे हैं। शुभकामनाएं आडवाणी जी को और क्या कह सकते हैं, बस यही है कि भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री को भी बड़े देर सवेर आडवाणी जी याद आए, जो पिछले 8-9 साल में वो उनकी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं। और एक तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति में है, उसमें मुख्यतः तो जो उसका आधारशिला रखी थी वो आडवाणी जी ने रखी थी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और इन लोगों ने उनके साथ व्यवहार किया था, वो बहुत अच्छा नहीं लगा उसका, लेकिन ठीक है, आज भारत रत्न मिला है तो उनको शुभकामनाएं। 1954 में जब भारत रत्न देने की परंपरा शुरू हुई तो आडवाणी जनसंघ के नेता थे। तब किसको पता रहा होगा कि 70 साल बाद वही सम्मान आडवाणी को मिलेगा। उसी आडवाणी को जिनकी आंखों ने आजाद हिंदुस्तान की हर हलचल को बड़े करीब से देखा है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। आडवाणी के लिए भारत रत्न का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये समय उनके लिए बेहद भावुकता भरा है। आडवाणी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का 3.5 दशक पुराना बेहद करीबी नाता है। आडवाणी के नेतृत्व में पीएम मोदी ने बीजेपी के अंदर अपनी सियासी पारी शुरू की थी। संबंधों में वो गर्माहट इतनी ज्यादा है कि जब पीएम बनने के लिए मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जा रहा था तो उन्होंने आडवाणी को पैर छूकर प्रणाम किया। जिस वक्त ये कहा जा रहा था कि पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी के रिश्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छे नहीं हैं, उस वक्त पीएम मोदी ने बार बार इस कयास को गलत साबित किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद से ऐसा कोई साल नहीं है जब 8 नवंबर को पीएम मोदी आडवाणी के घर जाकर उनको जन्मदिन की बधाई ना देते हों। आडवाणी जी के बगल में बैठ करके उंगली पकड़ करके चलने का हम जैसे लाखों कार्यकर्ताओं को सौभाग्य मिला है। आडवाणी जी के लिए जितना हम कर पाए वो कम है। पार्टी को यहां तक पहुंचाने वाली इस पूरी पीढ़ी के लिए हम जितना कर पाए वो कम है। नई जानकारी मिलती रही। अब आप 1990 की इस तस्वीर को देखिए, जब बीजेपी अध्यक्ष की हैसियत से आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या के लिए राम रथ यात्रा निकाली। तब गुजरात में उस यात्रा के कर्ता धर्ता मोदी ही थे। आडवाणी ने उसी वक्त मोदी की राजनीतिक सूझबूझ और संगठन चलाने के कौशल को परख लिया था। आडवाणी के मार्गदर्शन में पीएम मोदी बीजेपी के बड़े नेता बनते गए। वक्त का पहिया घूमा तो पीएम मोदी ने आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान स्वयं किया। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह, जिनको शीर्ष पुरुष कहा जा सकता है भाजपा में, ऐसे श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का फैसला मैं स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को हृदय से धन्यवाद करता हूं। राम मंदिर आंदोलन ने बीजेपी को राजनीतिक ऑक्सीजन दिया तो आडवाणी को एक बड़े नेता के रूप में स्थापित किया। जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा। संयोग देखिए कि मंदिर वहीं बना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस पर आडवाणी ने एक पत्र में लिखा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तब वो हमारे भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक का प्रतिनिधित्व करेंगे। मेरी प्रार्थना है कि यह मंदिर सभी भारतीयों को श्री राम के गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।
पीएम मोदी और आडवाणी के संबंधों में सम्मान और स्नेह की भावना रही है। जब गुजरात में कच्छ में आए भूकंप के बाद केशुभाई पटेल की सरकार कामकाज में लचर पड़ रही थी, तब केंद्रीय आला कमान ने मोदी को मुख्यमंत्री बनाकर भेजा। 14 साल से संगठन में ही काम करने वाले मोदी तब तक सरकार में रहना तो दूर, सांसद या विधायक भी नहीं बने थे। मुझे याद है जब मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व मिला था तो अटल जी प्रधानमंत्री थे, उनका टेलीफोन आया कि भाई कहाँ हो, तो मैंने उनको कहा मैं स्मशान में हूँ। तो हंस पड़े, बोले यार तुम स्मशान में हो, मैं तेरे से क्या बात करूं। मैंने कहा नहीं अटल जी आपने फोन किया, कोई काम होगा। तो मैं रात को अटल जी के यहाँ गया और फिर उसके बाद मेरे जिम में काम आ गया, अचानक आ गया, मुझे पता तक नहीं था। मैं गुजरात से दूर था, मैं गुजरात की गतिविधियों से भी परिचित नहीं था। उसके बाद मोदी गुजरात में चुनाव दर चुनाव जीतते रहे, लेकिन जब वो गुजरात से दिल्ली की तरफ प्रस्थान करना चाहते थे तो आडवाणी ही उनके विरोध में दिखे। 2013 में आडवाणी नहीं चाहते थे कि मोदी बीजेपी की चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष बने, इसीलिए वो गोवा भी नहीं गए, बल्कि बीजेपी के सभी अहम पदों से इस्तीफा भी दे दिया था। इसी बीच वो मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान की तारीफ भी करने लगे थे। शिवराज जी की उपस्थिति में उनकी प्रशंसा करता हूं कि मध्य प्रदेश में भी सब उपलब्धियां करने के बाद भी वे अपनी विनम्रता को बनाए रखते हैं और सबसे मिलते हैं, सबकी सेवा करते हैं बिना किसी भेदभाव के। आडवाणी के विरोध के बावजूद संघ और बीजेपी ने तय कर लिया था, इसलिए मोदी चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष ही नहीं, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी बन गए। मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाने का तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह का फैसला कामयाब रहा और बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ 2014 का चुनाव जीत गई। मैं आडवाणी से प्रार्थना करता हूं कि वो शब्द उपयोग न करें। उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कृपा की, क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? अपनी पार्टी को मां समझने वाले पीएम मोदी ने आडवाणी को उनके कर्तव्यों को एक महान सम्मान दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आखिर आडवाणी की शख्सियत में क्या है खास जो उनको दूसरों से अलग बनाती है, दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। गुलाम भारत के कराची में पैदा लाल कृष्ण आडवाणी बचपन में ही आरएसएस से प्रभावित हो गए थे। उसी आरएसएस की छाया में आडवाणी भारतीय जनसंघ में शामिल हो गए। वहां से होते हुए बीजेपी तक के सफर में उन्होंने पार्टी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। हालांकि 2009 में जब पार्टी ने आडवाणी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया तो बीजेपी हार गई। भाई बहन हमारे इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण टीवी पर देख रहे होंगे। अनिवासी भारतीयों में जहां भी बसे हैं उन देशों की अर्थव्यवस्था में मजबूती लाई है। अब उन्हें भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने 1984 में 2 सीटों वाली बीजेपी अगर 14 साल के अंदर अपनी पार्टी के नेता को बतौर पीएम लाल किले पर तिरंगा फहराते हुए देख रही थी तो इस कामयाबी का बड़ा श्रेय लाल कृष्ण आडवाणी को जाता है। बस मुझे आपका साथ चाहिए, भारत की 100 करोड़ जनता का आशीर्वाद चाहिए। उस आडवाणी को जिन्होंने पूरे हिंदी पट्टी को अपने हिंदुत्व के चुंबक से साध रखा था। ये दूसरी बात है कि वो हिंदी काफी देर से पढ़ना लिखना सीख पाए थे। मैं हिंदी 20 साल की उम्र के बाद सीखा हूँ और इसीलिए जो सीखा वही पुस्तक की हिंदी बोलता हूँ। आडवाणी उस परंपरा के नेता हैं जहां छवि का ध्यान रखा जाता था और ये माना जाता था कि नेताओं को ईमानदार ही होना चाहिए। हवाला कांड में जब उनका नाम आया तो आडवाणी ने ऐलान कर दिया
कि जब तक वो पाक साफ नहीं निकलते तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे और इसीलिए 1996 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि उस चुनाव से पहले 1995 में आडवाणी ने ही वाजपेयी से बगैर पूछे ही ऐलान कर दिया था कि हमारी सरकार आई तो वाजपेयी ही पीएम बनेंगे। आडवाणी बीजेपी के उस दौर के नेता हैं जिनका मानना था कि अपने बारे में बात नहीं करनी चाहिए। दीनदयाल जी की सबसे बड़ी कोई विशेषता थी तो वो ये थी कि वो अपने बारे में कभी कुछ बोलना नहीं चाहते थे और ये पुस्तक मेरे अपने बारे में है। पूरी देर मैं आए करके बोल रहा हूँ। लोकसभा प्रार्थी एक वक्त था जब बीजेपी दूसरे दलों के लिए अछूत पार्टी बन गई थी। बाबरी मस्जिद के टूटने के बाद धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कई दलों ने बीजेपी से काफी दूरी बना ली थी, लेकिन इससे बगैर विचलित हुए आडवाणी ने सहयोगियों का दायरा बढ़ाने की लगातार कोशिश की। भारत की लोकतंत्र के प्रति उनकी आस्था ही उनको एक सर्वमान्य नेता बनाती गई। तो मुझे एक ही बात सूझती है और वो ये सूझती है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे बड़ा कोई गुण चाहिए तो वो ये चाहिए कि एक विपरीत विचारधारा के बारे में भी सहिष्णुता का भाव हो। आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। 1942 में आरएसएस से जुड़े और फिर जनसंघ में शामिल हुए। 1970 से 72 तक जनसंघ की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष रहे। 1973 से 77 तक जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 1977 में जनता पार्टी में सूचना और प्रसारण मंत्री बने। 1980 में बीजेपी के संस्थापक महासचिव थे। 1986 में वाजपेयी के बाद बीजेपी के अध्यक्ष बने। 1986 से 91, 93 से 98 और 2004 से 5 तक बीजेपी अध्यक्ष रहे। इससे पहले 1990-91 में विपक्ष के नेता बने। 1998 में वाजपेयी सरकार में गृह मंत्री बने। 2002 से 2004 तक देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे। 2009 में बीजेपी ने उनको अपना पीएम उम्मीदवार बनाया, लेकिन बीजेपी जीत नहीं पाई। दरअसल 2005 में पाकिस्तान में जिन्ना की मजार पर जाना और जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष बताना आडवाणी को भारी पड़ गया। बीजेपी में इतना विरोध हुआ कि उन्हें अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। फिर भी पार्टी समय समय पर उनकी भूमिकाओं को याद करती है कि भारत की राजनीति को यूनिपोलर पॉलिटी को बाईपोलर पॉलिटी बनाने का काम यदि किसी के नेतृत्व में हुआ है तो हमारे श्रद्धेय अटल जी और श्रद्धेय आडवाणी जी के नेतृत्व में हुआ है। मोदी सरकार ने ही 2015 में आडवाणी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था और अब देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भी उनके नाम हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस विशेष में इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में खबरें जारी।